और कितने हॉस्टल से हैं? Raise your hands again. Could you sleep well in the new place? Where are your uniforms? Did you take your uniforms yesterday? How many? How many took the uniform? So they are nicely wrapped. खोली नहीं? हाँ, मेहनत है बहुत. यूनिफॉर्म बड़ा हो गया या बड़ी मिल गई? यूनिफॉर्म कैसे बड़ी होगी? बड़ी. So couple of rules that you have to follow. You have to come in your uniform every day to look even more smarter than what you are looking today. Okay? कल से आप सब यूनिफॉर्म पहन के आएंगे. Is that okay? See now, Saloni ma'am is wearing a sari. I'm wearing a sari. We're looking nice, right? तो अगर आप लोग भी यूनिफॉर्म पहनेंगे आप ज़्यादा अच्छे लगेंगे. You will have more confidence, right? When we dress up well, we feel more confident than wearing a T-shirt or than wearing a shirt with a button open. We are in a business school, so we have to be very careful about these tiny things. Also, do you understand the value of compounding? कभी सुना है आपने compounding क्या होता है? Compound interest सुना? मैथ्स में पढ़ा है? क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क? क्या होता है? इजी ना? कंपाउंड इंटरेस्ट. चलिए सागर जी बैठ जाइएगा. वी नो कंपाउंड इंटरेस्ट. थोड़ा सा बताइए, कुछ तो बताइए. इजी में है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. चलिए वेरी सिंपल लैंग्वेज हम ये भी बोल सकते हैं. So, मतलब the value does not increase geometrically, it increases exponentially, right? So very high rise is compounding in a very easy layman language. तो जो अभी सलोनी मैम ने कहा आपसे टाइम के बारे में, in very easy terms you can also understand. जैसे कि for example एक एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स आनी है, for example इंडिगो की फ्लाइट है, right? Suppose दिल्ली एयरपोर्ट पे रोज 100 फ्लाइट्स टेक ऑफ होती है. Each flight gets delayed by 10 minutes. हर फ्लाइट 10 मिनट डिले से जा रही है. पहली फ्लाइट 10 मिनट डिले से गई, जिसने 10 बजे जाना था वो 10:10 पे गई. अगली फ्लाइट जिसने 11 बजे जाना था वो पहले 11:10 तो हो गई बिकॉज ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट, और 10 मिनट और लेट हो गई, 11:20 पे गई. तीसरी फ्लाइट जिसने 12 बजे जाना था वो ऑलरेडी 12:20 तो हो गया क्योंकि पहली फ्लाइट 11:20 पे गई और 10 मिनट खुद लेट गई, तो 12:30. अब आप सोचिए क्या सारी फ्लाइट्स उस दिन टेक ऑफ कर पाएंगी 12 घंटे में? नहीं, 2 फ्लाइट्स बच जाएगी, वो टेक ऑफ कर ही नहीं पाएंगी. सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू टेल यू? दिस इज कंपाउंडिंग. अगर हम सुबह देर से उठेंगे, अगर हम सुबह का एक काम थोड़ा थोड़ा लेट करते चलेंगे, तो बाय द टाइम द डे एंड्स, आकाश जी बैठ जाइए, वी विल नॉट बी एबल टू डू ऑल द टास्क्स दैट आर मेंट फॉर द. Does that make sense? Suppose मुझे आज के दिन में 100% करना है, तो मैं 100% ना करके सिर्फ 80% कर पाएंगे, स्टार्टिंग विद कॉलेज में लेटर. So this is your lesson number 1, because कल हो गया बहुत सारा ज्ञान और आज होगी पढ़ाई की बात. So आज से आप याद रखेंगे that you have to be very punctual. We have been very liberal today. You were allowed inside, but I think from tomorrow onwards we are going to shut the door of the seminar hall for these 3 days, and then your classroom, after the time has started. 10 बजे मतलब 10 बजे. And you know where I learned these lessons? So I was doing an executive program very recently at IIM Bangalore, and हम लोग इतने बड़े हैं उम्र में, सोचा I'm about to turn 50, और मेरे साथ और 75 लोग थे और सब इसी लेवल के. I had CEOs studying with me there. Very senior people, MDs, CEOs of companies, some from IBM, very good organizations, Amazons, so Wipro, and because it's in Bangalore, so a lot of Bangalore companies also, but very senior level people, सब 50 साल. और हमारे प्रोफेसर 10 बजे अगर क्लास शुरू है, वहाँ 8:30 बजे होती थी, so 8:30 बजे अंदर से चिट्ठी लगा. वो इतने बड़े बड़े लोग, प्रोफेसर हमारी छोटी उम्र का, प्रोफेसर was just 40 and we were all close to 50. तो हमें बहुत बेइज्जती महसूस होती थी अंदर कि हम बाहर रह गए. Why have we come to Bangalore when we cannot attend the program? Just because of 2 minutes जो हम सुबह इडली खा रहे थे,
और वहाँ इनकी कैंटीन में हम क्लास के बाहर रह गए और 40 साल के प्रोफेसर ने हमारे पे कुंडी लगा दी कि अंदर नहीं आ सकते। उसको क्या फर्क पड़ रहा था, ही वाज यंगर, फीस हमने दी हुई थी, इट्स अ वेरी हाई फीस, आई एम की 9 लाख फीस है, सो फीस दी हुई थी, आने देता अंदर, हम भी पढ़ लेते। So no, the first lesson is punctuality. You have to respect the teacher who is inside. अगर वो आपसे पहले आ सकते हैं तो we as student have to be there on time. ये बात हमें याद रहेगी? Very good. कितने लोग हैं आज यहाँ पे? You will all raise your hands and promise me this first lesson that you will remember not only for the college days but also later on in your life. The early riser, the early mover, it always has an advantage. Got it? हाँ जी. Okay, so till the time your next speaker comes, who is a very acclaimed speaker, Mr. Anand Pillai, who is going to be here. He has worked very closely with the Ambanis also, with Mr. Mukesh Ambani, and we had requested him particularly to come here today and speak with you, because when I heard his story, non-stop for 2 hours, I could not speak a word. And the anecdotes that he had to share from his corporate career were like amazing. You know, छोटी-छोटी चीजें जो उन्होंने सीखी और छोटे-छोटे काम जो उन्होंने किए जो बहुत बड़े बन गए, वो बहुत amazing थे. So I'll tell you a small story now. Again, because now we have started lessons. अब आप management students हैं, तो एक चीज जो आप लोगों ने सीखनी है as management students, बहुत इम्पोर्टेंट है, उस वर्ड को बोलते हैं स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी सुना है सबने? बोला भी है. जैसे हम बोलते हैं पढ़ने की क्या स्ट्रैटेजी है, एक्चुअली वो स्ट्रैटेजी नहीं होती, वो प्लान होता है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ शॉर्ट टर्म प्लान एंड अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज की है, व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजीज है जैसे कंपनीज की है. सो दैट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान इज अ स्ट्रैटेजी. जिसे हिंदी में हम रणनीति भी बोलते हैं. रणनीति सुना? जब लड़ाई हो रही है तो क्या स्ट्रैटेजी करके हमें क्या चक्रव्यूह बनाना है ताकि हम इन द लॉन्ग रन, अगर वो युद्ध 15 दिन चलना है तो हम उसको जीत पाए. और जो डेली की प्लानिंग है दैट्स अ प्लान, बट अ स्ट्रैटेजी इज लॉन्ग रन. That's Mr. Pillai I spoke to you about. So we shall be listening to sir in a while. Please, sir. So this small story that I am telling you about is on strategy. It's a story that most of the business schools tell in the form of something called a case study, which you will learn soon when you go into your strategy class. Have you heard about case studies? आप अपने अंडरग्रेड में केस स्टडीज के थ्रू पढ़े हैं? कौन पढ़ा है? Okay, so around 10% of you have learned through case studies. So case study is nothing but a real-time story that has happened somewhere in the world, and it has got some analysis. उससे कुछ lessons हैं जो कि हम ले सकते हैं. उसको कई तरीके से चीर-फाड़ किया जा सकता है. एज इन उसकी कंपनी पे क्या इम्प्लीकेशन हुई उस रियल टाइम स्टोरी की, उसके ऑडियंस जैसे कि उसके बायर्स हैं उस पर क्या इम्प्लीकेशंस हुई, ग्लोबली क्या इम्प्लीकेशंस हुई, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर ऐसा ना होता तो क्या होता. सो इट्स अ स्टोरी विच इज समटाइम्स ओपन एंडेड ऑल्सो. रियल टाइम स्टोरी अगर हो चुकी है, जैसे महाभारत का युद्ध हो चुका है, लेकिन अगर हम बोले कि अगर इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल कौरव नहीं मरते तो क्या होता, राइट? बट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वी कॉल इट अ केस स्टडी, विच इज एक्चुअली अ रियल टाइम स्टडी विच वी विल लर्न स्लोली व्हेन यू गो टू द क्लासरूम. बट फॉर नाउ आई विल टेक 5 minutes टू टेल यू अ स्टोरी. आप इसको कहानी के जैसे समझिए. ये कहानी एक कॉफी कंपनी की है जिसका आपने नाम सुना होगा, स्टारबक्स. किसने सुना है? Very good. So 100% of us we know Starbucks. 100% of us know what is Starbucks क्योंकि हमने वो आंटी देखी है ग्रीन वाली on the mugs, and we know that that symbol is Starbucks. कितने लोग गए हैं Starbucks? So गए हैं as in फोटो खींचने भी गए हैं तो चलेगा. और कितने जनों ने कॉफी पी है Starbucks?
Very good. So the same audience has gone. Sometimes we go to very expensive places, click pictures and come back. So one thing we know that Starbucks serves very expensive coffee. Now how did it start? एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं. 1971 में 3 दोस्त थे. जैसे कि ये 3 बैठे हैं and you're all looking very nice and different though. The one in white shirt, green shirt and red shirt. सब इनकी तरफ देखें. So these 3 college friends in 1971 started a coffee company which was not really into coffee serving business. वहाँ पे it was not a coffee, it was not a cafe, it was a coffee corporation जहाँ पे वो coffee beans बहुत अच्छी जगह से लाते थे जहाँ पे farming होती है. जैसे there are places like in India also there are places where you get very good quality coffee beans. Right, like Kurg, some places in the south, and maybe some places in the northeast as well. So where you get very good coffee beans. So इस कंपनी का काम था बहुत अच्छे coffee beans को लाना और उनको sell करना either as it is or maybe sometimes roasted and ground as well. They were not into a coffee serving business. ऐसा ही चलता रहा कुछ साल. Very successful organization called Starbucks और they started doing this coffee business of roasting, grinding coffee and selling it. Then after a couple of years they hired a director of marketing. For example, the guy sitting next to them, the 4th person. देख रहे हैं? What's your name? Virender. Priyaranjan. So Priyaranjan का उस time नाम था Howard Schultz, who was the man behind the Starbucks that we see now, which is this guy. जब ये चौथा बंदा उनके पास आया as director marketing, what he did once he went to Italy, he was just taking care. अभी जो कॉफी का ऑलरेडी दुकान चल रही थी उसी को हैंडल कर रहा था. वो इटली गया यूरोप और अभी इनकी जो कॉफी की कंपनी थी वो थी यूएस में in Seattle, Washington. So there is a difference between the culture in America and in Europe. Europe has very beautiful cafes जो अभी इंडिया में भी दिखते हैं, अब यूएस में भी दिखते हैं. But at that time it had a very different coffee culture. You know, छोटे-छोटे cafes बने हुए हैं with that wooden, fencing and very beautiful flowers on the side, and people sitting there and sipping coffee and chit-chatting. And because Europe has a beautiful weather also, so most of the times they are open and जैसे घरों के नीचे ऐसे cafeteria बने हुए हैं या फिर market में, parks के पास, and people just meet there, talk. It could be some females just meeting during the daytime or in the evening, people coming from their offices, just sitting and talking. So he loved that culture. You know, ये coffee culture बहुत अच्छा है. लोग मिल रहे हैं cafeteria में, बात कर रहे हैं और coffee भी पी रहे हैं. So he came back to the US and he proposed this idea to his 3 bosses. These 3, namely they were Siegel, Gordon and Baldwin. तो उसने कहा कि हम भी यहाँ पे कैफे खोलते हैं अमेरिका में. लेकिन वो तीनों इतना कन्विंस नहीं हुए कि कैफे यूएस में ऐसा नहीं चलेगा, हम कॉफी बनाते हैं और इसे सिर्फ बेचेंगे. लेकिन धीरे धीरे करके उन्हें कन्विंस किया, कुछ फंडिंग ली, बहुत सारे फंडिंग एजेंसीज को उसने आइडिया सुनाया कि यूएस में कैफे होना चाहिए. बट खैर उसको फंडिंग मिल गई और उन्होंने एक कैफे खोला जहाँ पे वो कॉफी सर्व भी कर रहे थे. This became very successful. लोगों को लगा अचानक कि क्या हो गया, यहाँ से तो सिर्फ कॉफी खरीदते थे, अब हम यहाँ बैठ के कॉफी पी भी सकते हैं. शाम को लोग आते हुए ऑफिस से वहाँ बैठने लगे, दिन में हाउसवाइफ्स आने लगे, सुबह ऑफिस गोअर्स used to pick their coffee from there. So it became very successful. एक कॉफी, एक कैफे से इतना प्रॉफिट हुआ. So this guy thought, Howard Schultz, he thought कि हमें ऐसे और कैफेज खोलने चाहिए. तो उन्होंने 3 कैफेज खोले. So Starbucks started with 1 and that was around 1983. 12 साल बाद कॉफी बीन्स बेचने के. और उसके बाद उन्होंने 3 कैफेटेरियाज खोले और वो भी बहुत सक्सेसफुल हो गए. इतने सक्सेसफुल हो गए that this guy Howard Schultz bought over this company. जो यहाँ पे डायरेक्टर मार्केटिंग लगे थे, उन्होंने इस कंपनी को खरीद लिया. Because this guy had that vision. We will go through this story once again very quickly to see इसके पीछे क्या है. He bought in this company and he moved forward. He was an aggressive expansion person. He believed in aggressive expansion. एक
3 स्टोर्स थे, बहुत जल्दी उसने उसको 3 स्टोर से 100 स्टोर्स में बदल दिया. At every place in America there were Starbucks. 100 से 200, 200 से 300. Very quickly, in span of 7 to 8 years, they had close to 1,000 stores, and not only in America, they had stores internationally also, in Singapore and in Japan. Internationally भी Starbucks खुल गए कितनी जल्दी, सिर्फ 7-8 साल. Like जैसे आप लोगों ने हिंदी मूवीज में देखा होगा ना, ऐसे टाइम गुजरते दिखाते हैं, and it was like running fast, and very quickly he opened around 20,000 stores, 20,000 Starbucks. It's only a cafeteria selling coffee. And क्यों किया ऐसे, कैसे हुआ, is what we will delve with. तकरीबन 2002-2003 तक उनके इतने सारे स्टोर्स हो गए थे. हर साल तकरीबन 1500 स्टोर्स खुल रहे थे. हर साल 1500 स्टोर्स, 12 महीने में 1500 स्टोर्स स्टारबक्स के खुलना, because of the vision of this one person. Because he said, we are not into coffee selling business, we are in people business. हमारी शॉप कैफेटेरिया नहीं है. उसका स्ट्रैटेजी was to get people together. हमें एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ पे लोग आके बैठे, आपस में बातचीत करें, और they share their ideas with each other, they spend time, and at the same time drink coffee. They should not come here only to drink coffee. At the same time, he laid a lot of stress on the quality. जो क्वालिटी उनके कॉफी की है स्टारबक्स की, they were getting from the best sources. सबसे अच्छे जो फार्म्स थे कॉफी बीन्स के, वहां से कॉफी आती थी. So the store used to smell of coffee when you even cross the store. जैसे कुछ bakeries हैं, when you cross through them, you get that smell. And when you sip that coffee, it was amazing. And it had, the culture, the ambience that they created was very nice. People who were serving, who were called the baristas, were very good in nature. They knew people, they used to ask their first names, write their names on the coffee mugs, which they still do, and make a coffee personal for them. उनको उनकी preferences याद रहती थी. For example, कोई है जो रोज उस शॉप में आ रहा है और कॉफी पी रहा है, so they used to remember what their choices are. Do you want vanilla coffee or do you want with sugar, without sugar? So लोगों को वहाँ जाने का माहौल बहुत अच्छा लगने लगा. Plus the quality was very good of coffee. The baristas were very well in nature. So everything was running fine till Schultz actually left the company. He retired in 2002 to 3, I think he retired. उसके बाद धीरे-धीरे कंपनी का डाउनफॉल होना शुरू हो गया. When in 2008, आप लोग तो शायद तब पैदा हो गए थे. 2008 was a time of global recession. सुना तो होगा आपने या पढ़ा होगा. So 2008 में generally भी recession आने लगा. So people started visiting these cafes less. They had less money to spend. At the same time, there were problems inside Starbucks also, which started happening. जब उन्होंने अपने stocks देखे, तो stocks धीरे-धीरे गिर रहे थे. अब इतने सारे stores दुनिया भर में और सब loss में जा रहे हैं. कहाँ उनकी rapid expansion थी ग्राफ में, and now it came down. So what the organization did, they brought back the same person who had created the company, Howard Schultz, was brought back into the company as the CEO again, because he was the vision behind it. He was the strategist behind the entire strategy of not serving coffee, but pleasing people and creating that atmosphere which somehow now Starbucks was failing to deliver. अभी क्या हो रहा था? इतना रैपिड एक्सपेंशन हो गया तो उनके कॉफी बीन्स को आप वो ध्यान नहीं दे रहे थे कि उसका क्या सोर्स है, कहाँ से आ रहे हैं. सो कॉफी बीन्स की क्वालिटी नीचे हो गई. बहुत सारे स्टोर्स खुल गए तो कंपनी ने अपने लोगों को ट्रेन करना कम कर दिया. पहले वो बहुत समय लगाते थे अपने बरिस्तास को ट्रेन करने में, कॉफी कैसे बनाना है, सर्व कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी है. वो ट्रेनिंग कम हो गई और
General perception about Starbucks, that's why went down, because उनका personal focus कम हो गया. When Schultz came back in 2008, फिर क्या हुआ? He did not have a magic wand कि उन्होंने छड़ी घुमाई और सब ठीक हो गया. उन्होंने क्या किया? सबसे पहले काफी सारे स्टोर्स बंद करे. एक साल में तकरीबन 600 स्टोर उन्होंने बंद कर दिए जहां पे काम नहीं हो रहा था. So sometimes the strategy is to not expand but actually take a tough call on shutting down the stores. अब ये कंपनी तो बहुत अच्छी थी, they were very employee centric company, कल्चर बहुत अच्छा था, हेल्थ इंश्योरेंस, कंपनीज का एम्प्लॉइज का बहुत ध्यान रखते थे. अब अगर स्टोर बंद हो जाएगा तो क्या होगा? क्या? अनएम्प्लॉयमेंट. So people were now unemployed. But again, Howard Schultz, being Howard Schultz, he wrote emails to his people. He wrote 3-page emails. He explained the situation to them. That the company is going through a very bad time. We are really sorry that we have to shut down the store. But very soon, once we start expanding again, you will be back in the organization. Personal emails जब लोगों को गई तो उन्होंने ये बात समझी, which again shows his strategy to communicate with people. He was telling people what is happening within the organization and why they are taking this call. उसके बाद उसने आधे दिन के लिए स्टोर को बाहर शट डाउन करके बंद करना शुरू कर दिया. आधा दिन कैफे खुला रहा, आधा दिन के टाइम में 12 से 3 उन्होंने कैफे बंद कर दिया. और उस टाइम पे क्या होता था? They used to train the baristas who are already employed. उनकी ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग शुरू कर दी on how to prepare coffees, on how to speak with people, on how to attend to customers, so that training started again. So how important this, all these things were, जो छोटी-छोटी चीजें हैं, which the company had forgotten during the rapid expansion stage, that within 1 year, in 2009, the stocks surged again up to 143-150%. Within 1 year, they had a turnaround and they bounced back. So there are a lot of strategies that were involved on how he started, what his overall strategy was, how to build that company, where to take it up. और जब कंपनी की विजन थोड़ी सी हिली, so the company fell into losses because they did not go by the quality policy that they had themselves created. After that, they started, rolling out more. धीरे-धीरे जब उनके operations सही हो गए, then they started opening more stores nationally, internationally also. Now they have close to, I think, 27 to 30,000 stores all across the world. They maintain their quality policy, they maintain their trainings. And अभी पीछे एक episode था 2018 में, I don't know if you follow the news, where there was again a problem when some black men were shot inside a Starbucks because of some racial discrimination. They were not allowed to use the washroom in a Starbucks. But that was not racial discrimination actually. That was because कई stores में policy होती है कि जब तक आप वहाँ से कुछ खरीदोगे नहीं, you cannot use the washroom. So anyway, so how they bounced back again was there was a lot of backlash. People said boycott Starbucks and don't go there. So again, strategy worked very quickly. They gave a public apology. So that also talks a very big thing. उन्होंने ये नहीं कहा ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, आपको खरीदना चाहिए, ये हमारी पॉलिसी है. They came forward, they apologized, they gave a public apology कि जो अभी हुआ वो आगे नहीं होगा. They started training their people again against racial discrimination. And so the message around the world went कि Starbucks में training हो रही है, so that nobody discriminates if you're a black or a white. So this was a story narration of a case study of Starbucks, where you understand strategy, how it all started, what was, and how the strategy changed over a period of time.
You cannot be fixated on one thing, like they were selling only coffee beans. But when they realized the culture was that people were getting together to drink coffee, that's what the youngsters needed. They changed their strategy, they built a cafe, and over a period of time as the story unfolds, they changed, and I mean, we understand the implications of each one of these plans now. Are you there with me? So what you will do today, I will stop here and I will give you a homework, because I told you this is going to be a class. So you will all go back and type on Google as Harvard Business Study, case of Starbucks. So this case study is there in Harvard, and I think you will be able to open it. It's a free case study, I think. But and अगर नहीं है तो at least जब आप Google पे type करेंगे, and when you search on videos also, you will find some YouTube videos, small ones, where you can find this as a story. So just listen to it again and frame your own analysis over it. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? Your analysis is your analysis. If you were Howard Schultz, क्या आप अलग सोचते? जब 2008 में आपको वापस एज CEO बुलाया गया और आपने कहा स्टोर बंद करके ट्रेन करेंगे, स्टोर्स बंद कर देंगे, लोगों को निकालेंगे, अगर आप शुल्ट्स होते तो क्या आप इससे अलग सोचते? और अलग सोचते तो क्या सोचते? Is that clear? So you're all with me? So we are going to discuss that analysis tomorrow, and tomorrow we'll see you on time, because again you remember the compounding factor. Not to forget lesson number 1 and this homework number 1. Are we clear? So thank you very much for your time. Thank you. Thank you, sir.